हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आकांक्षा। आई एम आकांक्षा और मैं आपको आज सॉल्व कराने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर के लिए। कुछ क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी सीडीपी के। ये सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। आगे आगे मैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपको सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए आज का ये पेपर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा चैनल है लेट्स स्टडी विद आकांक्षा। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसको बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। ऐसे ही मैंने अपने जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने अपने सीटेट के लिए प्रैक्टिस किया था और मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आए थे। और मैंने इसको, आपको पता है, इसमें 150 में से नंबर लेके आने होते हैं। आप पहले बात तो आप नोट्स आपके पास होंगे, आपने वो पढ़ी होगी, किसी ना किसी बुक से पढ़ा होगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये केवल एग्जाम तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके सीडीपी या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास पेपर 2 का एक सेट है जिसमें मैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग हाँ तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग और भी आगे आगे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज देखते हैं। ये हमारा पेडोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसको आप सॉल्व करिए। या सीटेट में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 साल के अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपका पेपर निश्चित ही निकल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी है मेरी है। बस आप ये सारे पेपर सॉल्व करिए और अच्छे से सॉल्व करिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से सिलेबस नहीं है। इस बार भी पैटर्न सेम है, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। तो देर क्यों करना, और हम लोग पुराने ही पैटर्न पे पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायोगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की, पहला क्वेश्चन है, वायोगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। क्या शिक्षक की केवल यही भूमिका होती है कि छात्र को हम जानकारी दे दें और ज्ञान प्रदान कर दें? चलिए पहला क्वेश्चन छोड़ के देखते हैं। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। पहला तो पक्का गलत है, पहला तो गलत ही है, क्योंकि छात्र को केवल जानकारी और ज्ञान प्रदान करना शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। सेकंड क्या है, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ये कुछ हद तक सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। क्या ये है संज्ञानात्मक विकास? फोर्थ है, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। क्या केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है? छात्र को अगर हम ये पूरा गलत, अगर इसमें केवल वर्ड आ गया है तो ये क्वेश्चन तो गलत ही हो जाता है। कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी होते हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि क्या होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। तो ये रहा। अब हम देखेंगे इन दोनों में से हमको क्या सबसे बेस्ट लग रहा है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है। थर्ड क्या है, छात्र को पूरी तरह से, ये जो पूरी तरह से वर्ड आया है ये बहुत सुटेबल नहीं बैठ रहा है। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति अगर हम दे देंगे तो छात्र पता नहीं क्या सीख रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल पाएगा हम शिक्षकों को। तो शिक्षक का तो ये उद्देश्य होता है कि हम एक बार बीच बीच में पुशअप भी करते रहें, क्या हमारा छात्र जो है वो सही कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सेकंड सही हो जाता है। कौन सा आंसर सही हो जाता है? आंसर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेकंड क्वेश्चन का, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सीटेट में ये बहुत कंफ्यूज करता है, नहीं वर्ड लगा देगा और आपको लगेगा कि आप एक सही आंसर टिक करके आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। क्या किशोरावस्था जो होती है वो सामाजिक रचना है? चलिए दूसरा पढ़ते हैं, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है या एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और
पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है, एक तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या होगा, जो आंसर गलत होगा वो सही होगा। किशोरा, क्योंकि इसमें नहीं का यूज किया गया है, तो पहले आप ये देखिए कि कौन सा आंसर गलत है, इसमें गलत कौन सा आंसर है, ये तो आंसर सही है। थर्ड, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं, ये भी सही है। संस्कृति कोई भी हो भाई, किशोरावस्था तो सेम आएगी, तो ये भी अनुभव करते हैं। गलत आंसर क्या है, ये, और जो आंसर गलत है वही सही है। तो हमारे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना नहीं है, ये बायोलॉजिकल, जैविक रचना है। किशोरावस्था कोई समाज नहीं करता है कि भाई अब आप किशोर हो गए, अब आप छोटे बच्चे हैं, ये हमारी बायोलॉजिकल रचना है। तो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या कर रही है, डांस में, अपने डांस कंपटीशन में केवल इसलिए भाग ले रही है क्योंकि उसको पुरस्कार चाहिए। तो ये किस में आता है, सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, नहीं। महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, नहीं। असफलता परिहार शिक्षार्थी है, नहीं। बाहरी रूप से प्रेरित है, इसको बस सबको दिखाना है कि मुझे पुरस्कार मिला, बस, बाकी इसको कोई वो नहीं है कि हाँ मैं अपने हॉबी के लिए कर रही हूँ या अपनी पसंद के लिए कर रही हूँ, मुझे अपने में कुछ प्रोग्रेस लाना है, कुछ कर, नहीं, उसको केवल नगद पुरस्कार जीतना है इसलिए कर रही है। तो ये बाहरी रूप से प्रेरित है, इसके दिल से नहीं आ रहा है, इसको बाहर से प्रेरित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकारना चाहिए, नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, अरे अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज कर देंगे तो हम कैसे सारे विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से पढ़ा पाएंगे। विभिन्नताओं को मानव विविध एवं प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ये एकदम सही आंसर है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनन्य और समान नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए आप समान पाठ्यक्रम लागू कर देंगे तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी, सारे बच्चे थोड़ी ना, एक कोई बच्चा कमजोर होगा, कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक होगा, तो इसलिए सारे बच्चों को हम एक साथ नहीं, समान पाठ्यक्रम नहीं लागू करेंगे, ये कभी नहीं होता है, समान पाठ्यक्रम लागू कभी नहीं करना होता है। तो हमारा आंसर नंबर है, विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो है पर्यावरण में निष्क्रिय, ये निष्क्रिय वर्ड आया कि आपका क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया, निष्क्रिय नहीं होगा, रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, गलत। अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, गलत। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जो विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, ये भी गलत। तो ये सारे गलत हो जाते हैं। ये पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित नहीं होता है, केवल बच्चे द्वारा नहीं निर्मित होता है, पर्यावरण और बच्चे का सहसंबंध होता है। आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात भी नहीं होता, ये अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, ये है जीन पियाजे का मानना। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, जो असेसमेंट होता है वो एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। जो असेसमेंट होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में वो हमेशा गतिशील होता है। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इससे स्मृति के आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनर्प्राप्ति। ध्यान देना, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, अटेंशन एक बहुत जरूरी चीज होती है, अगर हम पढ़ेंगे तो आगे की स्मृतियों में ये संग्रहित जो हमारी अर्थ निर्माण में सहायता करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें विद्यार्थी को ज्यादा सोचना पड़ रहा है, विश्लेषण करना पड़ रहा है, तो ये बस वही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये 100% एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा
तो प्लीज ये वाला ऐसे वाले क्वेश्चन आप बहुत सॉल्व करके जाइएगा और मैं हर सेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगी। तो पहला है ये कि टूकीला मॉर्निंग उपन्यास का कथानक क्या है। बहुत सटीक तो नहीं लग रहा मुझे, बहुत ज्यादा सही। टूकीला मॉर्निंग उपन्यास का विषय क्या है, विषय भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं लग रहा। टूकीला मॉर्निंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। टूकीला मॉर्निंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। टूकीला मॉर्निंग बर्ड का नायक कौन है। नहीं, सबसे सटीक आंसर है उपयोग कैसे करते हैं। ये अगर हम इसके लिए विद्यार्थियों को बहुत सारा सोचना होगा और सब विद्यार्थियों के अलग अलग आंसर होंगे, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अभिकथन और कारण वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस सेट में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं और ये क्वेश्चन में बच्चे जरूर गलत करके आते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ट्रू। कारण इसका क्या है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी सही है। तो ये क्या है, ये भी सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी सही है। लेकिन इसका कोई अभिकथन और कारण मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई व्याख्या ये सही नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल हिंदी में पढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत दिए थे उसमें कैरोल गिलिगन ने एक आलोचना किया था। उसमें क्या आलोचना किया था, केंद्रीय जो तर्क है वो क्या था, उन्होंने नारीवाद को नहीं लिया था। तो ये पहला ही हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। बाकी उन्होंने सारी चीजें बताई थी लेकिन इसका उन्होंने विरोध किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से वही आ गया, अभिकथन और कारण। वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अभिनव को सीखने में बच्चों के अधिगम को जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस ट्रू। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ये तो नहीं। विकास जो है वो व्यवस्थित तो नहीं है ना अनुक्रमिक है। भैया विकास जो है वो हमेशा ऑर्डर में नहीं चलता, सीक्वेंस में नहीं चलता। विकास ऐसे नहीं चलता, विकास परिवर्तनशील है या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा नहीं चलता कि एक लाइन में चल रहा है। तो ए तो सही है, लेकिन कारण जो है इसका ये फॉल्स है, सॉरी, जो इसका कारण है वो फॉल्स है। तो ये आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए सही, लेकिन आर पूरा पूरा ही गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। कौन सी क्षमता को, पठन वैकल्य। डिस्लेक्सिया उसको बोलते हैं जब हम पढ़ने में किसी चीज को पढ़ नहीं पाते, जब हम पढ़ने में विफल होते हैं उसको हम लोग डिस्लेक्सिया बोलते हैं। अब पठन वैकल्य बोलते हैं तो हमारे में भावात्मक चित्र बनाना ऐसा तो कुछ है नहीं। शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण ऐसा भी कुछ नहीं। संवेदी शारीरिक गतियों के समन्वय नहीं। ये तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रति मतलब हम ध्वनियों और प्रतीकों के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषा याद कराते रहना, नहीं, रट्टू टोटा नहीं बनाना है, छात्रों को रटकर नहीं याद कराना है। विद्यार्थियों में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। केवल कार्यपत्रक पूरी करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों की उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने के लिए कहें। किसी भी प्रक्रिया, एक ही स्पेसिफिक प्रक्रिया से सीखने की मदद करने के लिए विद्यार्थियों को नहीं कहना है। विद्यार्थियों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उन्हें निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये एकदम करेक्ट। कोहलबर्ग में के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का 14वां क्वेश्चन है हमारा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कोहलबर्ग के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। उन्होंने बहुत सारी विकास की नैतिक विकास दिया। अभी कोहलबर्ग का एक और क्वेश्चन आया था, कोहलबर्ग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन सीडीपी।
तो जो इनको आप पढ़ लेंगे ना, तो इनके 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ऐसे आप बस आप क्वेश्चन के कुछ इनके प्रैक्टिस करिए, वही क्वेश्चन बार बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, वही क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं। तो बस आप क्वेश्चन सेट सॉल्व करते जाइए आराम से, डेली दिन भर में 2 या 3 सॉल्व करिए, आपका 100% निकलने वाला है। मैं सीडीवी की बात कर रही हूँ, आपका 30 में से 28-29 का ही नहीं जा रहा है। तो पहला ये क्या था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 30 अवस्था में बच्चों का तर्क कानून और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। पारंपरिक नैतिकता में घूमता है, ठीक है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। फिर से आ गया नहीं वर्ड। जब नहीं वर्ड आता है तो विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का ये सही है, ये सही है। विभेदित निर्देश देना, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन देना होता है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं, कभी भी हम लोग कंपटीशन वाला फॉलो नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं कराएंगे बच्चों के बीच। 16 क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही बात। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात। यह मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान नहीं, ये गलत है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। आंसर हो जाएगा ए बी और सॉरी नहीं ए बी और सी नहीं, ए बी और डी। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कराने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ये हमारा, ये तो बिल्कुल गलत है। बाहरी पुरस्कार के लिए भी गलत, अपमान, डर, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब वर्ड यूज ही नहीं होते सीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्य पुस्तक और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए किसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जेंडर, अगर हम ऐसे क्वेश्चन मीडिया में आएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठना, या जेंडर स्थिति को मजबूत करना, या जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिकाओं को नम्रता हतोत्साहित करना, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठेगा। क्वेश्चन नंबर 20, जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने जैसे दौरान विकसित होता है, विद्यार्थियों को सीखने की सक्षम बनाती है। क्या होता है, बीजगणित x, हम x किस में मानते हैं, जब हम बीजगणित की गणना करते हैं तब मानते हैं। तो ये क्या होता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण होते हैं। ये तो आप बस आंख बंद करके आंसर दे दीजिए, दृष्टि संबंधित समस्याएं होती हैं। 22, एक समावेशी कक्षा में अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल सही बात। ए और आर दोनों ट्रू हैं और ए और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। 23, लियो बायोगेसी के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो क्या होता है, अधिक जानकारी, जो लियो बायोगेसी के अनुसार बच्चे अधिक जानकारी अन्य के साथ अंतःक्रिया में अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो इसके अंदर। ओके। 24, क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। छात्र की पहला ऑप्शन है, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, नहीं। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, गलत। सख्ती बिल्कुल नहीं दिखानी है। स्वनियमन और माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, नहीं। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना ताकि वो स्वयं को देख सके कि वो कितने देर में काम कर सकता है। जो छात्र के लिए बेनिफिशियल होगा वो आंसर हमारा सही होगा। 25 क्वेश्चन,
छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। दिस इज ट्रू। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों में सही उत्तर की प्रविष्टि मिलती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय वर्ड आया कि गलत हो गया, तो हमारा 26 का आंसर नंबर हो जाएगा सी सही, ये भी गलत है। 27 फिर से आ गया अभिकथन और कारण वाला। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कार्य करता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है तो ये भी ट्रू, बट इसका ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इससे इसका कोई लेना देना है नहीं। तो हमारा आंसर नंबर सेकंड सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है? नहीं। यह एक जटिल प्रक्रिया है? हाँ। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है? हाँ। यह एक विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। 29 यह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। यह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है। हाँ, ये भी सही है। जरूरी नहीं है कि कब, लेकिन विकास जो है वो निरंतर, या विकास जो है वो क्षण नहीं होता जब कोई कारण क्या है? विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। हाँ, ये तो सही है, विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। तो हमारा क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। सो चलिए देखते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय एक शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं करना? नहीं। छात्रों के स्वायत्तता और पहल को दंडित करना? भैया दंडित नहीं करना है छात्रों को। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना? गलत। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर सी सही है। तो इससे क्या होगा? इससे हमने देखा कि हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और अब आप लोग हमें ये बताएंगे कि कैसे हम आगे के क्वेश्चन, हमने क्या क्या किया, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, प्लीज कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा चैनल लेट्स स्टडी विद आकांक्षा, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए आगे के, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आगे के वीडियोस के लिए। सो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइज।